नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं मुकेश स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एस एकेडमी में। दोस्तों, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बिहार एसएससी का क्या सिलेबस होता है, उसकी क्या स्ट्रेटेजी है जिससे आप सफलता पा सकते हो, उसमें पीटी का क्या रोल है, मेंस का क्या रोल है और पोस्ट प्रेफरेंस के भी कुछ मैंने डिटेल्स बताए थे। और मैंने कहा था कि मैं बहुत ही जल्द आपको प्रैक्टिस पेपर की शुरुआत करने वाला हूं। तो उसी कड़ी में आज मैं प्रैक्टिस पेपर का लेक्चर नंबर 1 लेके आया हूं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आएगा और आप हमें सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों, बिहार एसएससी या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव पेपर आपका सक्सेसफुल तब होता है जब आप उसमें एफर्ट लगाते हो। कहा भी गया है कि प्लान में हो दम तो कामयाब होंगे हम। तो कामयाबी पाना है तो अभी दिन रात यार मेरे लग जाओ, क्योंकि आने वाला 2 साल बहुत इम्पोर्टेंट है। चुनावी साल है। बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है और 2024 में लोकसभा का। तो वैकेंसीज की भरमार आएंगी, बस आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना है और ये अपॉर्चुनिटी शायद अभी ही हो। तो इसलिए मैं आपके सामने लाया हूँ अब बिहार एसएससी के उन प्रैक्टिस पेपर को जिनको आप सॉल्व करके और उनके बेसिस पे अपने आप को एनालाइज करोगे कि मैं अभी कहाँ हूँ, मुझे कितने प्रश्नों का उत्तर आ रहा है और आगे मैं क्या एफर्ट डालूँ कि मेरी सफलता निश्चित हो सके। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। और मैं प्रतिदिन आपके लिए कुछ नया नया लेक्चर लाऊंगा। मेरी पूरी टीम आएगी और आपको बताएगी कि कैसे सफलता प्राप्त की जाती है, क्योंकि दोस्तों यही सब करके मैंने भी सफलता हासिल की। मैं भी बिहार एसएससी में ही सेलेक्टेड हूँ। तो आपको मैं शायद बखूबी बता पाऊँ कि कैसे आप पेपर को सॉल्व करके सफल हो पाओगे। बस आप बने रहिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट का आशा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज प्रैक्टिस पेपर को। आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन का सीरीज यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। आप देखो, इसमें ऊपर में क्लियर लिखा हुआ है कि बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये आगामी आने वाले एग्जामों के लिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी क्वेश्चंस आपके सामने हैं आ रहे हैं, और इसी के कड़ी में हम और भी प्रश्नों को हल करेंगे। कहने को तो ये एक ही प्रश्न है, लेकिन इस पे कम से कम हम लोग 8 से 10 क्वेश्चंस को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका सफलता का चांस इंक्रीज हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है भाई कि भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा साझा करता है कौन सा कंट्री। देखो, सबसे कम लैंड बाउंड्री साझा करने वाला कंट्री का नाम है दोस्तों, ऑप्शन के हिसाब से म्यांमार। ठीक है, आपको ये पता ही होगा कि भारत जो है, भारत के साथ नेबरिंग कंट्री में ये 7 कंट्रीज हैं। ठीक है, 7 पड़ोसी मुल्क है भारत का, जिसके साथ भारत लैंड बाउंड्री को शेयर करता है, स्थलीय सीमा साझा करता है। दोस्तों, इसमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना, नेपाल, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश। ध्यान ये रखना कि अगर इन 7 कंट्री में कुछ भी अगर उलट फेर होता है तो ये भी न्यूज में रहता है और वो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इन तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष के नाम, इनका करेंसी क्या है, कैपिटल क्या है, ठीक है, और बहुत बड़ा अगर राजनीतिक बदलाव हो, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान दोगे तो कहीं ना कहीं आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट भी पूछता है कि जैसे मान लो कि अगर पाकिस्तान ही है, ठीक है, तो इससे सटा हुआ कौन कौन सा राज्य है। तो जब मैं मैप करवाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा स्टेट आपका पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, फिर अफगानिस्तान, चाइना। ठीक है, तो ऐसे अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बखूबी इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो भारत इन 7 कंट्रीज के साथ अपना स्थलीय सीमा साझा करता है, जिसमें सबसे अधिकतम सीमा जो है, सबसे बड़ा बाउंड्री बांग्लादेश के साथ साझा करता है। आप देख सकते हो, लेंथ भी दिया हुआ है 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर बाउंड्री ये शेयर कर रहा है। और न्यूनतम सीमा दोस्तों अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ इसका सबसे स्मॉलेस्ट बाउंड्री है, दैट इज 106 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। है किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की। भाई मेरे, सर्वोदय योजना, देखो नाम से ही लग रहा कि ना सर्वोदय, 2 शब्दों से मिलकर है सर्व जोर उदय, यानी
सबका उदय। तो ये कब आया था? 1950 में। और सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण। लेकिन लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, सर्वोदय सुना विनोबा भावे टिक कर दिए, लेकिन वो गलत हो जाएगा क्योंकि ये सर्वोदय योजना है। अगर सर्वोदय के साथ योजना लगे रहे तो आंसर जयप्रकाश नारायण, और सर्वोदय अगर सिर्फ हो तो विनोबा भावे। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखना। अब कुछ फैक्ट अब सर्वोदय योजना के बारे में देख सकते हो कि सर्वोदय योजना विनोबा भावे के सर्वोदय के विचार से प्रेरित थे। ध्यान ये भी रखना है आपको कि सर्वोदय का विचार गांधी जी का भी था। गांधी जी ने भी सर्वोदय के विचार को दिया था, तो वो भी आप ध्यान रखना। उसके बाद यह योजना जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1950 में आया। कपास उद्योग और कृषि उद्योग पर जोर दिया गया। यानी सर्वोदय योजना में बेसिकली आपका जो है कुटीर एवं लघु उद्योग की बात की गई थी कि उसको कैसे बढ़ावा दिया जा सके। तो इन तमाम फैक्ट को अगर आप जानोगे तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी एक बेहतर ढंग से हो पाएगी। अब इकोनॉमिक्स में सर्वोदय योजना के बारे में वैसे डिटेल से पढ़ सकते हैं। और जेपी आंदोलन और जयप्रकाश नारायण अपने आप में बहुत महान शख्सियत थे, तो ये किसी भी पेपर के लिए बहुत अहम रोल रहता है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस वर्ष में जीएसटी का जिक्र पहली बार किया गया? तो जीएसटी का, अब ये देखो जीएसटी का जिक्र आएगा कि आप सोचोगे कि ये तो भाई मोदी जी के टाइम में आया है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के टाइम में जीएसटी लागू हुआ। लेकिन दोस्तों यहाँ पहली बार जिक्र है, ठीक है ना, पहली बार जिक्र है। क्वेश्चन को इसीलिए ढंग से पढ़ना। कभी कभी क्या होता है, हम क्वेश्चन को गलत तरीके से पढ़ करके और गलत कर देते हैं आता हुआ क्वेश्चन। जीएसटी का पहली बार जिक्र जो है दोस्तों वो 2006 और 7 में किया गया, 6-7 में। उस समय देश के प्रधानमंत्री माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ठीक है। अब जानोगे जीएसटी के बारे में, तो जीएसटी का दोस्तों फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये कहता है कि वैट का ही रूप है, पहले वैट था, इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है जीएसटी। तो दोस्तों कभी कभी आ जाता है वैट का फुल फॉर्म क्या है, तो वैट का फुल फॉर्म है वैल्यू एडेड टैक्स। ध्यान रखना कहीं पूछ दे पेपर में कि वैल्यू एडेड टैक्स वैट का ही रूप है। उसके बाद एक पेपर में आया था कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, तो भाई मेरे जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। याद रखना ये ईयर भी इम्पोर्टेंट है कि जीएसटी कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। और कॉन्स्टिट्यूशनल कौन सा अमेंडमेंट था, संविधान का कौन सा संशोधन था, तो 101वां संविधान संशोधन के माध्यम से जीएसटी भारत में लागू हुआ। ध्यान रखना। अब उसके बाद ये भी क्वेश्चन आता है कि जीएसटी में कितना टैक्स स्लैब है, तो जीएसटी में 5 टैक्स स्लैब है, 0, 5, 12, 18 और 28। इन तमाम तथ्यों को आप कहीं ना कहीं याद रखिएगा तो आपकी तैयारी परिपूर्ण हो पाएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों थोड़ा सपोर्ट दिखाइए और मैं बेहतर ढंग से आपका प्रिपरेशन करवाऊंगा। उसके बाद है एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? भाई मेरे एंजाइम का बचपन से पढ़ रहे होगे कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ये हम लोग कविता की तरह पढ़ते थे बचपन में, तो आज वो काम दे रहा है। एंजाइम क्या है? बेसिकली प्रोटीन है। लेकिन ये भी इसका रिवर्स भी था पोएम, हम लोग पढ़ा करते थे अपने स्कूल के ज़माने में, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। ये ध्यान रखना। बाकी हम लोग बायोलॉजी का भी डिटेल वीडियो लाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स लाएंगे, बिहार दरोगा का भी बहुत जल्दी प्रैक्टिस पेपर आने वाला है। तो आप बस चैनल पे जुड़े रहिएगा और हम अच्छी प्रिपरेशन आपको करवाएंगे। अगला क्वेश्चन है सापेक्ष आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसके द्वारा मेजर किया जाता है, किसके द्वारा मापी जाती है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी दोस्तों, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन, अब कंफ्यूजन कहाँ आएगा? रिलेटिव डेंसिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में बहुत कंफ्यूजन रहता है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो ह्यूमिडिटी रहे तो हाइग्रोमीटर और डेंसिटी रहे तो हाइड्रोमीटर, याद रखना। डी से डेंसिटी होता है, डी से हाइड्रो, डी आया ना,
ये हाइग्रो हुआ तो ह्यूमिडिटी कर देना। कुछ इस तरह का ट्रिक्स अपने दिमाग में यार सोच लो, और अब क्या करोगे, अब प्रिपरेशन करना है तो थोड़ा बहुत तो खुद आईक्यू लेवल डेवलप करके काम करना पड़ेगा। जैसे देखो हाइड्रोमीटर रिलेटिव डेंसिटी, अभी मैंने बताया था यहाँ हाइड्रो का डी और इधर डेंसिटी का डी। तो हाइड्रोमीटर रिलेटिव डेंसिटी यानी घनत्व, हाइड्रोमीटर से सापेक्षिक घनत्व को मेजर किया जाता है, मापा जाता है। लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर से रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क यानी कि दूध का घनत्व, दूध का सापेक्षिक घनत्व को किससे मेजर करते हैं, लैक्टोमीटर से। पोटेंशियोमीटर से मेजर पोटेंशियल डिफरेंस यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मापा जाता है पोटेंशियोमीटर से, विभवांतर को भी हिंदी में उसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का क्या नाम था, यानी कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। फर्स्ट, भारत का फर्स्ट मतलब किस वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेट करने के लिए इंडिया ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, वो था प्रोजेक्ट टाइगर। ध्यान रखना, हालांकि उसके बाद से बहुत सारे प्रोजेक्ट चले इंडिया में, प्रोजेक्ट एलिफेंट चला, क्रोकोडाइल चला, डॉल्फिन चला, ठीक है, लेकिन फर्स्ट कौन सा था बच्चों, वो था 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर था, ठीक है, और 1992 में एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट। ध्यान रखना इस सब फैक्ट को। उसके बाद हम आगे चलते हैं और प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में कुछ बात करते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत मैंने अभी बताया था कि 1 अप्रैल 1973, 1 अप्रैल 1973 को ये स्टार्ट किया गया। कहाँ से दोस्तों, ये भी पूछता है, तो उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत हुआ था। इसमें अब देखो कितने सारे क्वेश्चन हो गए। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है आपका, उत्तराखंड में। उत्तराखंड का कैपिटल कौन है, देहरादून। और उत्तराखंड के आपके मुख्यमंत्री भी पूछ सकते हैं, तो वो आपको कमेंट में करके बताना पड़ेगा। चलिए, वर्तमान में बाघों की संख्या तो 3167, 3167 इतने बाघ हैं। ये कब की बात मैं कह रहा हूँ, 2023 का। 2023 में जब बाघों का सेंसस हुआ तो उसमें संख्या ये आई 3167। याद रखना, कभी कभी पेपर में ये फैक्ट पूछ देता है। उसके बाद सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइगर्स सबसे ज़्यादा कहाँ है दोस्तों, तो एमपी में है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। एमपी का कैपिटल कहाँ है, भोपाल, और यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है। अभी यहाँ इलेक्शन भी होने वाला है, तो ये स्टेट इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, और भी जो रिवर वगैरह सबको जान लेना, क्योंकि यह आएगा पेपर में। उसके बाद कितना इसमें लोकसभा का सीट है, विधानसभा का है, अगर विधान परिषद है तो कितना है, राज्यसभा का कितना सीट है, इन सब चीज़ों को करके अगर आप डिटेल से तैयारी करोगे तो आपके सफलता के चांसेस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, और आपको सफल होने से फिर कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर की ऑफिशियल भाषा कौन सी है, तो ये है डोगरी। अब देखो, आप तो जानते हो कि जम्मू और कश्मीर जो है ये एक स्टेट था, लेकिन 370 आर्टिकल एबॉलिश हुआ, हटा दिया गया, और उसके बाद जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और ये भी जानते होंगे आप कि जम्मू कश्मीर कब बना यूनियन टेरिटरी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जम्मू कश्मीर 2019 में बना था, ठीक है ना, 31 अक्टूबर को। डेट भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। राजधानी तो श्रीनगर और जम्मू दोनों थी। यहाँ के उपराज्यपाल इंपॉर्टेंट है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो मनोज सिन्हा, याद रखना, ये पूछ सकता है। बाकी आप देखोगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बनाए गए, 31 अक्टूबर 2019। देखो ईयर तो इंपॉर्टेंट है, ये अब ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आपको जानना पड़ेगा। 31 अक्टूबर को इंडिया में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अब काहे को मनाया जाता है, इसी दिन देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है। और यह कौन थे, तो देश के प्रथम गृह मंत्री भी थे और प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे। साथ ही साथ राज्य के पुनर्गठन में इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान था। तो और आपको पता ही होगा कि पूरे
विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनी है गुजरात में। इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखोगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जापान की संसद का नाम क्या है? तो पान क्या है? एक डाइट है। अब ये सोच लेना, ये मत बोलना कि आप कह रहे हो कि पान एक डाइट हो गया। याद करने का तरीका है, जापान की संसद का नाम डाइट है। जापान का कैपिटल कहाँ है दोस्तों? टोक्यो में। ठीक है, अब कुछ बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण देशों के कैपिटल और उसका पार्लियामेंट। याद रखना कि ये 20-25 देश हैं जिनका कैपिटल और पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अपने स्तर से देख लीजिएगा, कहीं किसी पेपर में आ जाए। सबसे पहले कंट्री का नाम स्पेन, तो स्पेन का कैपिटल है मैड्रिड। स्पेन का कैपिटल मैड्रिड और इसके पार्लियामेंट क्या है? कोर्टेस। इसके पार्लियामेंट कोर्टेस और कैपिटल मैड्रिड। पोलैंड का कैपिटल दोस्तों वर्साव और पार्लियामेंट सोजी। पोलैंड का कैपिटल वर्साव और पार्लियामेंट सोजी। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि आपको कम से कम सुन करके भी याद हो और कहीं आपके आगामी आने वाले एग्जाम में अगर पूछे तो आप उसको सॉल्व कर पाओ। अफगानिस्तान का कैपिटल काबुल और इसका पार्लियामेंट का नाम है शोरा। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखना। साथ ही साथ याद रखना कि बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो न्यूज़ में है, तो उनका याद रखना कि उसका वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष यानी कि अगर प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर प्रेसिडेंट हैं तो कौन है, वहाँ का कैपिटल क्या है, वहाँ का लैंग्वेज क्या है, वहाँ की करेंसी क्या है, इन सब चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा, तभी आपकी तैयारी परिपूर्ण हो पाएगी। अब अगला है कि इंडियन नेशनल फ्लैग में जो चक्र होता है बीच का, ठीक है ना, उसका रंग क्या है, कलर क्या है? ठीक है ना, यूं ऐसा होता ना चक्र बीच में, अशोक चक्र, इसका कलर क्या रहा है? तो ये तो सभी लोग जानते होंगे कि नीला। नीला राइट आंसर है। अब कुछ चक्र के बारे में जान ले। अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? वो जो बीच बीच में यूं यूं करके बना रहता है ना स्पोक्स, इसकी बात हम कह रहे हैं, तो उसमें 24 तिलियां हैं। ठीक है ना, और ये है इट शोज प्रोग्रेस एंड यूनिटी। यह किस चीज को दर्शाता है? ये प्रगति को दिखाता है और एकता को दर्शा रहा है। इतनी बातें अगर आप जानोगे तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी परिपूर्ण हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है। अब जान लो कि शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है। तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का असैसिनेशन हुआ था नाथूराम गोडसे के द्वारा, और उन्हीं की इस पुण्यतिथि पर हर साल 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। अब याद रखो कि हम जनवरी के सारे जितने भी डेज हैं उसके बारे में अभी चर्चा कर लेते हैं, और आपको करना क्या पड़ेगा कि सारे दिवस याद करने पड़ेंगे। तो याद करने का एक ही तरीका है, आप क्या करो ना कि मंथ वाइज टारगेट फिक्स कर लो कि मतलब आने वाला एक सप्ताह में मैं पूरा जनवरी का याद करूंगा, फिर फरवरी, इस तरह का टारगेट कर लो। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कहीं ना कहीं आपको अगर तैयारी अच्छे से करनी है तो आपको जितना भी डेट है, डेज है, तो याद तो करो लेकिन उसका रिवीजन अधिक करो, क्योंकि ये ऐसा फैक्ट है ना, आप बार बार भूलोगे, फिर याद करोगे, फिर भूलोगे। इसीलिए जितना भी पढ़ो कम लेकिन रिवीजन ज़्यादा करो। रिवीजन ऐसा करो कि अगर मैंने कुछ याद किया कि भाई 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस है, आप देख रहे हो 5 जनवरी को क्या है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस है, तो अगर आप 6 मंथ बाद भी अगर किसी पेपर में आएगा तो हमें याद रहना चाहिए। इस तरह का रिवीजन चाहिए, तभी आपकी सफलता इंक्रीज हो पाएगी, सफलता के चांसेस। अब देख रहे हैं 5 जनवरी को है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट। 9 जनवरी क्यों है बताता हूँ। देखो दोस्तों, इसी दिन गांधी जी ना साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, तो इसीलिए 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी की बात कर लें, ये एग्जाम में भी पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में कि 10 जनवरी 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। आपको बताना है कमेंट में कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, ये वर्ल्ड हिंदी डे है 10 जनवरी को। 12 जनवरी 12 जनवरी को दोस्तों मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे ऑन द बर्थ ओकेजन ऑफ स्वामी विवेकानंद। याद रखना, विवेकानंद जी के जन्म दिवस पे राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल हम लोग 12 जनवरी को मनाते हैं।
15 जनवरी को सेना दिवस यानी कि आर्मी डे। आर्मी डे हम लोग कब मनाए जाते हैं? 15 जनवरी को। 24 जनवरी, 24 जनवरी, ये भी पेपर में दोस्तों आया हुआ है, रेलवे में टेक्नीशियन में एक बार पूछा था। 24 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 25 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे और इंडियन टूरिज्म डे, दोनों एक ही दिन मनाया जाता है 25 जनवरी को। और 26 जनवरी को तो आपको पता ही है कि हमारा देश का संविधान लागू हुआ था, तो इसलिए रिपब्लिक डे। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप फैक्ट याद करोगे तो आप कहीं ना कहीं सफल जरूर होगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको अगर सफलता पाना है तो दिन रात परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए, हमसे जुड़े रहिए। मैं बहुत जल्दी आपको बिहार दरोगा का बैच लाऊंगा और साथ ही साथ चैप्टर वाइज हम लोग करेंगे, जिसमें अपन लोग चर्चा करेंगे मेनली जीएस के पोर्शंस को, और फिर रीजनिंग, मैथमेटिक्स सबको हम और मेरी टीम डील करेगी। बस आपसे सहयोग की आशा है और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें यार। देखो अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मोटिवेशन मेरे को नहीं मिल पाएगी। अगर नहीं पसंद आता डिसलाइक ही करो, लेकिन कुछ करो। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।